ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी में एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठी अनिका की जब आंखें खुली तब उसने देखा कि सूरज सर पर चढ़ आया था। मगर जैसे ही अनिका ने रिक्लाइनिंग चेयर से अपनी गर्दन उठाई तो उसने देखा कि उसके सामने उसके बड़े ही प्यारे दो बेटे अपने हाथ में नाश्ते और जूस की ट्रे लेकर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। वो अपनी मम्मा को कोई परेशानी में नहीं देख सकते थे। दोनों बच्चे जानते थे कि कुछ दिनों से अनिका कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी और सनी के एक्सीडेंट ने अनिका का दिमाग और भी ज्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया था। इस कारण से अलेक्जेंडर और आर्यन ने सोचा था कि वो अपनी मम्मा की सेवा करेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं उठाने देंगे। जब अनिका ने सुबह के पहली किरण के साथ आंखें खोली और अपनी आंखें खोलती ही पहली बार अपने दोनों बेटों का चेहरा देखा तो अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके तीनों बच्चे उससे बेहद प्यार करते थे। हालांकि बच्चों के बचपन के साथ जुड़ी सारी यादें अनिका की जहन से पूरी तरह से मिट चुकी थी, मगर अनिका को अपने अतीत से जुड़ता हुआ बस एक ही नजारा नजर आता था और वो था अपने बच्चों की आंखों में दिखती अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादें। अलेक्जेंडर ने अपनी ट्रे से जूस का गिलास अनिका को और आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, आज आप कई दिनों बाद इतना सोई हैं। क्या आप जानती हैं, यादाश्त खोने से पहले आप कई घंटों तक सोती रहती थी। यहाँ तक कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आ जाते थे, तब भी आप अपने बेडरूम में सोई रहती थी। अलेक्जेंडर की बात में हामी भरते हुए आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब अलेक्जेंडर हमें नहीं मिला था तब तो आप एक दिन शाम को सोई और फिर 3 दिन बाद दोपहर 2 बजे उठी थी। तब तो आपकी और डैड की शादी भी नहीं हुई थी, मगर डैड आपको अपने हाथों में उठाकर खुद घर ले आए थे। अपने तब किसी के साथ फाइटिंग की थी और फाइटिंग के बाद आप पूरे 3 दिन तक सोती रहीं। अनिका को अपने अतीत से जुड़ी ये सारी बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी के साथ फाइटिंग क्यों कर रही थी और इतनी ज्यादा नींद के पीछे का क्या राज था। अनिका ने जब ये सब सुना तो उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल आने लगे। अनिका का मन पहले से ही कई सारे सवालों से घिरा हुआ था। अब एक और सवाल ने उसके मन को घेर लिया था। बच्चों की बातें अजीब जरूर थी, मगर बच्चों की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनिका ने बच्चों के हाथों से नाश्ते और जूस की ट्रे ले ली और साइड टेबल पर रखते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, क्या आप लोगों ने नाश्ता किया? इतना कहने के बाद अनिका अपने दोनों बच्चों को देखने लगी। अनिका का सवाल सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में काफी परेशानी नजर आ रही थी। दोनों मन ही मन कुछ सोच रहे थे और आंखों से इशारा करके दोनों भाई एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। अनिका चुपचाप दोनों भाइयों को देख रही थी। काफी देर तक दोनों भाई जब चुप रहे तो अनिका को लगा कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अनिका ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया? अब तक अनिका की इस बात का दोनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था, मगर फिर अपना सिर खुजलाते हुए आर्यन ने अटकती हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, ओ मम्मा। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया। उसके चुप होते ही अलेक्जेंडर ने कहा, एक्चुअली बात यह है कि हम दोनों भाइयों को इस तरह से अटकते हुए देखकर अनिका को कुछ अजीब लगा। उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, बताओ क्या बात है? अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। चलो बताओ क्या बात है? ये सुनकर अलेक्जेंडर ने आंखों से आर्यन को इशारा किया। वो आगे की बात अनिका को बताएं, पर वही आर्यन ने भी अलेक्जेंडर को इशारा किया कि वो ही कहे। पर आखिर में आर्यन को अलेक्जेंडर की बात माननी ही पड़ी। आर्यन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, बात यह है कि रिया कल रात से सोई नहीं। वो रात भर लैपटॉप से चिपकी रही। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। अलेक्जेंडर ने भी समझाने की कोशिश की, मगर वो मानती ही नहीं। देखो ना, उसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और जब हमने उसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा हमें को सुनाने लगी।
इतना कहने के बाद आर्यन ने अनिका से आगे कहा, मम्मा आप ही प्लीज रिया को समझाइए। पता नहीं उसे क्या हो गया है, दिन रात बस इसी बात की रिसर्च करती रहती है कि कोई आदमी एक साथ दो जगह पर कैसे दिख सकता है। अनिका भी जानती थी कि जब से रिया ने हेलीकॉप्टर राइड की थी तब से लेकर अब तक रिया में काफी बदलाव आ गए थे। अनिका ने जब रिक्लाइनिंग चेयर से मुड़कर पीछे देखा तब अनिका की नजरें रिया पर पड़ी। डाइनिंग टेबल पर बैठी रिया लगातार कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। पूरे परिवार ने रिया को कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। रिया इस वक्त इस तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग कर रही थी जैसे कि वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत ही बिजी प्रेसिडेंट हो, जिसे दुनिया भर के मेल्स के जवाब देने होते थे। पूरे परिवार ने रिया से कभी इतनी सीरियसनेस एक्सपेक्ट नहीं की थी, मगर इस बार रिया के दोनों भाइयों को रिया की इस हरकत पर गर्व नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें रिया की सेहत को लेकर काफी चिंता हो रही थी। अनिका ने अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे तीनों मिलकर रिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रिया का ध्यान पूरी तरह से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। वो बार बार स्क्रीन की ओर देखती और कुछ न कुछ टाइप करती। रिया की आंखों में नींद भी नजर आ रही थी। नींद की वजह से रिया की आंखें लाल हो गई थी और बार बार रिया उबासियां ले रही थी, मगर इतनी नींद आंखों में जमने के बावजूद रिया पूरे कंसंट्रेशन के साथ लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग रिया को गेमिंग के अलावा कोई चीज इतनी कंसंट्रेशन से करते हुए देखेंगे। अपने लैपटॉप स्क्रीन में पूरी तरह से बिजी रिया को पता भी नहीं चला कि कब उसके भाई और उसकी माँ उसके पीछे आकर खड़े हो गए। तीनों रिया के पीछे खड़े थे, वहीं रिया अपनी ही दुनिया में बिजी थी। वो अब भी बेखबर होकर लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। जब अनिका ने धीरे से रिया के कंधे पर हाथ रखा तब अचानक रिया चौंक गई और पीछे मुड़कर जब उसने अपनी मम्मा को देखा तब उसने राहत की सांस ली। अनिका ने बड़े ही प्यार से रिया से पूछा, क्या हुआ रिया? मैंने सुना तुम रात भर सोई नहीं हो, रात भर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी सी उम्र में ऐसा क्या काम आ पड़ा जो तुमने इतना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है? शायद अनिका ने भी जिंदगी में पहली बार रिया को इस तरह से ताना मारते हुए समझाया था। अनिका का ताना सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख दिए और अपने दोनों भाइयों की ओर नजरें टेढ़ी करके देखने लगी। रिया आंखों ही आंखों से अपने दोनों भाइयों को चुगलखोर कह रही थी। रिया की आंखों में काफी ज्यादा नींद नजर आ रही थी। बार बार उबासियां ले रही रिया ने लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखिए मम्मा, मैंने पता लगा लिया है कि मैंने एक साथ आपको दो जगह पर क्यों देखा था। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी अनिका को हो रही थी। अगर रिया की बात सच थी कि उसने अनिका जैसी ही कोई दिखने वाली औरत को गुलेरिया हाउस के टेरेस पर देखा था, तो अनिका भी जानना चाहती थी कि इस तरह की अजीब घटना के पीछे क्या राज हो सकता था। रिया की बात सुनने के बाद अनिका भी रिया के ठीक बगल में एक चेयर पर बैठ गई। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के ठीक पीछे खड़े होकर बड़े ही ध्यान से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगे। लैपटॉप स्क्रीन पर इस बार अलेक्जेंडर और आर्यन ने जो देखा वो देखकर वो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। लैपटॉप स्क्रीन पर टाइम ट्रेवल का एक बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा था। रिया ने उस मशीन की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, देखो मम्मा, ये एक मशीन है जिसके जरिए इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। अनिका ये बात सुनकर हैरानी से लैपटॉप की ओर देखने लगी। इस वक्त अनिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बस खामोश होकर लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका के लिए टाइम मशीन एक नया शब्द था। जब से अनिका ने अपनी याददाश्त खोई थी उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिया ने जब अनिका का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसकी मम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मम्मा, जिस तरह से हम कार में बैठकर दिल्ली से मनाली आए या फ्लाइट में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसी तरह इस टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर एक वक्त से दूसरे वक्त में भी जा सकते हैं। अनिका को रिया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर हैरानी से रिया की बात सुन रहे थे। रिया जो कुछ भी बातें कर रही थी, अलेक्जेंडर और आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी बहन के मुंह से इस तरह की बातें सुन रहे थे। रिया ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, वैसे तो ये टाइम मशीन कहाँ है, इसे किसने बनाया है, ये कोई नहीं जानता।
मगर देखो मम्मा, मैंने काफ़ी रिसर्च की है। हर जगह पर ये लिखा गया है कि टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट्स इस दुनिया में कई बार पहले भी देखे जा चुके हैं। कई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो इस तरह की मशीन बनाकर टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग 100 साल पहले से हो सकते हैं या फिर 100 साल फ्यूचर से भी हो सकते हैं। अचानक गेम्स की बात करने वाली रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? उसके दोनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही काफी साइंस फिक्शन मूवी देखते थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि मूवीज में दिखाई जाने वाली सारी बातें सच नहीं होती थी। हालांकि रिया की ये बात अच्छी तरह से जानती थी, मगर दोनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। अनिका ने हैरान होते हुए रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिया, तुम क्या बोल रही हो? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना अलग बात होती है, मगर कोई इंसान एक वक्त से दूसरे वक्त में कैसे ट्रैवल कर सकता है? अनिका की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। पास्ट में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ये बात लोगों के सामने आ जाए तो फिर लोग काफी पैनिक कर सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी अथॉरिटीज अक्सर इस तरह की बातें छुपा देती हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हम लोग अकेले नहीं हैं। इस अर्थ के अलावा भी कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हम जैसे इंसान होने की पॉसिबिलिटी है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि यूएफओ कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है। हमारे अर्थ के आसपास कई ऐसे सैटेलाइट्स देखे गए हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, और भले ही इस बात का कोई प्रूफ न हो, मगर बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जरूर हमारे पृथ्वी के बाहर कोई ऐसी इंसानी ताकत है जो हमें ढूंढने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। मगर ये सवाल यूएफओ का नहीं है मम्मा, टाइम ट्रेवल एक पॉसिबिलिटी है, और मुझे यकीन है कि मैंने उस दिन हेलीकॉप्टर से पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर जिसे देखा था, उस औरत का चेहरा बिल्कुल आपके चेहरे से मिलता जुलता था। ऐसा मान लो मम्मा, जैसे मैंने आईने में आपको देख लिया था। रिया की बातें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो रिया? साफ साफ बताओ। अपने भाई की बात सुनते रिया ने लैपटॉप स्क्रीन पर इशारा करके कहा, देखो, टाइम ट्रेवल करके कोई हमें यहाँ मिलने आया है। हैरान आर्यन ने रिया से पूछा, मगर कौन? कुछ देर खामोश रहने के बाद रिया ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मम्मा, टाइम ट्रेवल करके नानी माँ हमें यहाँ मिलने आई है। रिया की बात सुनकर रिया के आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि उसकी बहन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है और रिया को अब जल्द से जल्द किसी अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी। मगर रिया इन सारे थॉट्स से बिल्कुल अनजान थी। रिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ मम्मा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने उस टेरेस पे उस दिन जिसे देखा था वो और कोई नहीं मगर मेरी नानी माँ ही थी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जिस औरत को मैंने गुलेरिया हाउस के टेरेस पे देखा था उसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी, मगर कोई अजीब बात थी उस शक्ल में। वही आंखें, वही होंठ, वही नाक, वही कान, मगर फिर भी कोई ऐसी बात थी जो आपसे अलग थी। मैं बार बार दिन रात यही सोचती रही कि उस शक्ल में ऐसी क्या बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने जिसे देखा था वो आप ही का चेहरा था, मगर मैं ये भी जानती थी कि एक साथ एक इंसान दो जगह पर नहीं दिख सकता था। इसलिए मैंने काफी रिसर्च की। इतना कहने के बाद रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिसर्च करते करते मन ही मन मैं ये भी सोच रही थी कि उस चेहरे में क्या ऐसी अजीब बात थी जो उस चेहरे को आपसे अलग बनाता था। मगर रिसर्च करते करते अचानक ही मेरी नज़र टाइम मशीन के एक आर्टिकल पर गई। जब मैंने टाइम मशीन के आर्टिकल पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों मम्मा, मगर मुझे ऐसा लगा कि जरूर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा कनेक्शन इस टाइम मशीन के साथ था। मैंने टाइम मशीन के ऊपर काफी रिसर्च की और तब मुझे पता चला कि इस टाइम मशीन के जरिए कोई भी इंसान किसी भी वक्त से किसी भी वक्त में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मुझे लगता है
टाइम ट्रैवलिंग के जरिए ही नानी माँ हमसे मिलने आई हैं। वो किसी तरह से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हमें उनका सिग्नल समझना होगा। रिया की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को किस तरह से ऐसी बातें करने से रोके। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, रिया बंद करो ये सब कुछ। तुम क्या कह रहे हो तुम्हें पता भी है? अरे ये सारी बातें सिर्फ फिल्मों में देखी जाती हैं। रियल जिंदगी में इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। अपने भाई की बात का जवाब देते हुए रिया ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम लोग इतना तो जानते हो ना कि फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो। मैंने कहा ना, इस दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो लोग अब तक जानते ही नहीं हैं। ऐसी कई बातें इस दुनिया में हो चुकी हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, मगर वो सब हुआ है। और आप सब जान लीजिए कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। इसके लिए आप लोगों को रिसर्च करना होगा। कई साइंटिस्ट ने कई तरह की थीसिस और कई तरह की रिसर्च की है ताकि वे लोग टाइम ट्रेवल करने के लिए एक मशीन बना सके। हम लोग जिस पीरियड में रह रहे हैं वहाँ भले ही किसी साइंटिस्ट ने अब तक इस तरह की कोई मशीन नहीं बनाई, मगर ये तो जरूरी नहीं कि क्या आज के पहले भी किसी साइंटिस्ट ने इस तरह की कोई मशीन ना बनाई हो सकता है कि हमारी नानी माँ ही उस तरह की साइंटिस्ट हो जिसने टाइम मशीन का आविष्कार किया था। जरा सोचो, तुम लोग मम्मा इतनी इंटेलिजेंट क्यों हैं? अलेक्जेंडर तुम साइंस में इतने अच्छे हो, आर्यन तुम मैथ में इतने अच्छे हो। सोचो जरा ऐसा क्यों है? अब तक तुम लोग इतनी बात तो अच्छी तरह से जानते हो कि इंसान को उसकी इंटेलिजेंस उन्हें अपने माँ बाप से मिलती है, अपनी जीन्स के द्वारा। तो जरा सोचो, जब हमारी मम्मा इस वर्ल्ड की शायद सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर है तो उन्हें भी ये इंटेलिजेंस उनकी मम्मा से विरासत में मिली होगी। हो सकता है कि हमारी नानी माँ कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो जिन्होंने सालों पहले इस तरह का टाइम ट्रेवल डिवाइस बनाया था और उसी के जरिए अब वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अलेक्जेंडर और आर्यन के लिए रिया की बातें अब बहुत ज्यादा बेतुकी और बेवजह होने लगी थी। दोनों को अपनी बहन की ऐसी बातों से काफी इरिटेशन भी हो रही थी। तभी आर्यन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, देखो रिया, एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि ये टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, तो तुम ये क्यों भूल रही हो कि नानी माँ को मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं और एक मरा हुआ आदमी टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है? जरा ये तो सोचो। अपने भाई की बात पूरी होते ही रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नानी माँ को मरे हुए सालों बीत गए हैं। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? आर्यन, ना तो तुमने कभी नानी माँ को देखा है, ना ही मैंने कभी नानी माँ को देखा है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मम्मा ने भी नानी माँ को कभी नहीं देखा है। मम्मा ने हमसे कहा था कि मम्मा जब 2 या 3 साल की थी तभी नानी माँ गुजर गई थी। इसका मतलब ये है कि मम्मा ने भी अपनी आंखों से नानी माँ की डेड बॉडी नहीं देखी है। तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि नानी माँ सचमुच मर चुकी हैं। रिया की ये सारी बातें अलेक्जेंडर और आर्यन को काफी बेतुकी लग रही थी, मगर कहीं न कहीं अनिका बड़ी ही ध्यान से रिया की हर बात सुन रही थी। अनिका को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर धीरे धीरे अपने बच्चों के मुंह से अपने अतीत के बारे में सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हो रहा था कि अनिका का अतीत आम लोगों की तरह सिंपल नहीं था। वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और अनिका के अतीत के साथ जरूर कोई ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड बात जुड़ी थी जिसका असर इस वक्त अनिका की जिंदगी पर हो रहा था। रिया अभी अनिका और दोनों भाइयों के साथ ये सारी बातें कर रही थी कि अचानक ही प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुला और रिया ने अपने पापा को अंदर आते हुए देखा। रोहित का चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था। रोहित के अंदर आते ही सभी लोग टाइम ट्रेवल वाली और रिया की बातें भूलकर रोहित के पास तेजी से गए। अनिका ने सबसे पहले रोहित के पास पहुंचकर कहा, सनी कैसा है? अनिका ने देखा कि नींद और थकान की वजह से रोहित का चेहरा काफी ज्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। रोहित के मन में और भी कई सारी बातें चल रही थी, मगर अनिका और बच्चों के चेहरे पर सनी के लिए चिंता देखते हुए रोहित ने कहा, देखो फिलहाल तो सनी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी उसे होश नहीं आया, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक सनी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और वहीं हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। डॉक्टर ने सनी के बारे में जो सच्चाई बताई थी वो बताकर रोहित अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
कोमा का नाम सुनते ही हो सकता है कि पूरे परिवार में एक तरह का पैनिक फैल जाए। यही सोचकर रोहित ने किसी को कोमा वाली बात नहीं बताई थी। रोहित का शरीर पूरी तरह से थक के चूर चूर हो चुका था। रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट के बीचों बीच बने सोफा पर जाकर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। तभी रिया ने रोहित के ठीक बगल में बैठे हुए रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा डोंट वरी, चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देख लेना आप, बहुत जल्दी मम्मा चाचू का इलाज करके चाचू को फिर से पहले की तरह कर देगी। रिया की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया जो कह रही थी वो इतना आसान नहीं था। हालांकि रोहित को भी अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी डॉक्टर पर भरोसा था तो वो थी डॉक्टर अमृता। मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की याददाश्त वापस कब आएगी भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता था। रिया की दिलासे को एक हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित ने अपने कानों से सुनने के बावजूद पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया समझ गई थी कि रोहित उसकी बातों को सिर्फ एक दिलासा समझ रहा था, मगर तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जो सुनकर रोहित चौंक गया। रिया ने बड़ी धीमी आवाज में रोहित से कहा, नानी माँ यहाँ आ चुकी हैं और आप देख लेना, नानी माँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगी, मम्मा को भी पहले की तरह नॉर्मल कर देंगी। रिया की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से पहले तो रिया को कुछ देर तक देखता रहा। रोहित का हैरान चेहरा देखकर रिया की आंखों में अपनी बात का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था। तभी रोहित ने हैरान होकर अपने आसपास खड़े एलेक्जेंडर, आर्यन और अनिका की ओर देखा। अपने पापा की परेशानी समझते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम पूरी रात सोई नहीं हो, मुझे लगता है कुछ देर तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। रिया पूरी रात सोई ही नहीं थी, ये बात सुनकर भी रोहित काफी ज्यादा हैरान हो गया। रोहित ने रिया की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, तुम पूरी रात सोई नहीं थी, मगर क्यों? रिया की बड़ी बड़ी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। नींद की वजह से रिया की आंखें लाल हो चुकी थी, मगर रिया की आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को किसी मिशन पर भेजा गया था और वो मिशन पूरा करके वापस घर लौटी थी। रिया ने दबी हुई मगर कॉन्फिडेंट आवाज में अपने पापा से कहा, पापा मैं नहीं सोई थी क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी और मेरी रिसर्च के दौरान ही मुझे पता लगा कि मैंने उस दिन गुलेरिया हाउस की छत पर जिस औरत को देखा था वो मम्मा नहीं थी बल्कि नानी माँ थी। नानी माँ हमसे मिलने आई है, मम्मा से मिलने आई है। नानी माँ जरूर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, आप देख लेना, नानी माँ बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल कर देंगी और जब मम्मा नॉर्मल हो जाएंगी तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा इतनी अच्छी डॉक्टर है कि वो चाचू का एक ऑपरेशन करेगी और चाचू फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। रोहित अपनी बेटे की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। आर्यन और एलेक्जेंडर की तरह ही रोहित को भी इस बात का शक होने लगा था कि रिया की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही थी। रोहित के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी एलेक्जेंडर और आर्यन समझ गए थे और वो ये भी समझ गए थे कि रिया को ज्यादा देर तक रोहित के सामने रखना रोहित की परेशानी और बढ़ा सकता था। रोहित अभी अभी सनी को अस्पताल छोड़कर आया था और सनी की हालत बहुत नाजुक थी। ये बात दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि रोहित इस वक्त किसी मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था, इसलिए अपनी बहन रिया का हाथ पकड़कर एलेक्जेंडर रिया को अपने बेडरूम की ओर ले जाने लगा। एलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया से कहा, इस वक्त पापा बहुत थक चुके हैं, एक काम करो, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, पापा भी कुछ देर आराम कर लेंगे। उसके बाद जी भर के बैठकर पापा के साथ अपनी रिसर्च के बारे में बात करना। एलेक्जेंडर और आर्यन बड़े ही प्यार से अपनी बहन को मनाते हुए बेडरूम में ले गए। रोहित की आंखों में अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। तभी अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ कौन थी? अनिका का यह सवाल सुनकर रोहित हैरान हो गया। जब अनिका ने रोहित से पूछा कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहती थी, तब रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। रोहित अब लगातार अनिका को देखे जा रहा था। रोहित मन ही मन ये सोचने लगा था कि शायद रिया की बात सुनकर अनिका रिया की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे अक्सर ऐसी उम्र में अपनी बातों को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे
और रोहित अपनी रिया को अच्छी तरह से जानता था। रोहित ये भी जानता था कि रिया अपनी बात सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और इस वक्त रिया यही कर रही थी। वो एक के बाद एक नई बातें सामने ला रही थी। पहले तो उसे लगा था कि एक साथ अनिका 2 जगहों पर देखना उसका कोई वहम था, पर फिर उसे लगा कि किसी ने अनिका का क्लोन बना लिया है। और अब थोड़ी और रिसर्च करने के बाद रिया इस बात पर पहुंच चुकी थी कि उसने गुलेरिया हाउस के टेरेस पर जिस अनिका को देखा था वो अनिका नहीं थी, बल्कि रिया की नानी माँ थी, जो टाइम ट्रेवल करके अपनी बेटी अनिका से मिलने आई थी। रोहित ये बात जानता था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी इनमें डेवलप होने लगती थी, इस तरह की जिद करना भी वो छोड़ देते थे। मगर रिया अभी उम्र के उस पड़ाव में थी और वो जिस तरह के लाड़ प्यार के बीच पली बढ़ी थी, उसके बाद रिया को अपनी किसी जिद को पूरा करना स्वाभाविक था। दरअसल बचपन से लेकर अब तक रोहित ने अपनी बेटी को लाड़ प्यार देकर उसकी जिद्दीपन को बढ़ा दिया था, मगर रोहित ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके लाड़ प्यार का नतीजा ये भी निकल सकता है कि रिया इस तरह की बातें सोचकर उन्हें सच समझकर ऐसी जिद पकड़ लेगी और उसे रियलिटी के साथ रूबरू कराना ही मुश्किल हो जाएगा। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद अनिका से कहा, देखो अनिका, रिया की बातों को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को मरे कई साल बीत गए हैं। जरा सोचो, अगर वो जिंदा होती तो अपनी बेटी और अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं आती। रोहित की बात अनिका सुन पा रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी। मगर कहीं न कहीं अभी भी अनिका के मन में एक अजीब सी उलझन जन्म ले रही थी। अनिका जब पुराने गुलेरिया हाउस में गई थी और रोहित और अनिका ने अनिका के बचपन का कमरा देखा था, तब वहाँ भी काफ़ी अजीब बात अनिका को नजर आई थी। खंडहर बन चुकी हवेली में सिर्फ वही कमरा ऐसा था जो पूरी तरह से नॉर्मल नजर आ रहा था। उस कमरे में अनिका ने कई किताब देखी थी और दीवार पर सजी स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर भी अनिका ने देखी थी। अनिका को याद था कि जब उसने पहली बार स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर देखी थी, तब उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो अपने आप को आईने में देख रही थी। हालांकि रिया जो भी बातें कह रही थी वो वास्तविकता से काफी दूर थी, मगर कहीं न कहीं रिया की सारी बातें एक दो दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही थी। अनिका किसी तरह इस कनेक्शन की गुत्थी को सुलझाना चाहती थी और जिसके लिए अनिका को रोहित की मदद की जरूरत थी। अनिका खुद अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनिका को अगर अपने अतीत के साथ जुड़ना था तो उसे रोहित का सहारा लेना था। अनिका की आंखों में उलझन देखते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। यूँ कहा जा सकता है कि अभी हमारी जिंदगी एक साथ बस शुरू ही हुई थी, मगर बहुत कम वक्त में हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। एक के बाद एक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने पर हमें पता चला कि तुम्हारी माँ अपने वक्त की औरतों से काफी ज्यादा आगे और दूर की सोच रखती थी। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके चुप होते ही अनिका रोहित को देखने लगी। वो रोहित को देखकर उसकी बातें समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित ने आगे कहा, अनिका, रिया की इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम्हारी माँ एक जीनियस थी। मैं खुद तुमसे कहता हूँ कि जब हमने पिछले सालों में धीरे धीरे तुम्हारी माँ के कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी के बारे में एक के बाद एक खुलासे देखे, तब हमें एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ हम सबकी सोच से कई ज़्यादा ऊपर थी। मगर जरा तुम ही सोचो, कोई इंसान इतना महान कैसे हो सकता है कि वो मरने के बावजूद फिर से जिंदा हो सके। अगर ऐसा हो गया तो इंसान और भगवान के बीच का अंतर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। रोहित जो भी बातें कह रहा था, हालांकि वो काफी ज्यादा लॉजिकल थी, मगर अभी भी अनिका के चेहरे पर काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोहित की बातें तो अनिका के कानों पर पड़ रही थी, मगर अनिका मन ही मन कोई गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, मेरी माँ से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो इस वक्त तुम मुझे बता सकते हो। अनिका की बात सुनकर रोहित अपना सिर उठाकर कुछ सोचने लगा। अनिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को एग्जैक्टली क्या सवाल पूछे। अनिका किसी भी तरह अपनी माँ के बारे में और बातें जानना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को कौन सा सवाल पूछे जिससे रोहित को अनिका की माँ के बारे में उसे बताना ज्यादा आसान हो। रोहित भी सोच में डूबा हुआ था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात थी जो रोहित अनिका की माँ के बारे में अनिका को बता सकता था।
क्योंकि बहुत सी बातें थी जो रोहित को याद तो थी, पर इस वक्त उसे याद नहीं आ रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, अनिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी माँ के बारे में वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। चलो, मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है। तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंटिस्ट थी। तरह तरह की दवाइयों के आविष्कार के लिए तुम्हारी माँ काफी फेमस थी। बहुत ही कम उम्र में तुम्हारी माँ ने मेडिकल साइंस और आयुर्वेद की दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। मगर यही बात तुम्हारी माँ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, अनिका ने पूछा। अनिका के इस सवाल पर रोहित ने उसे बताया, एक दिन तुम्हारी माँ ने एक ऐसा आविष्कार किया जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख देता। मेडिकल साइंस के साथ साथ इस पूरी दुनिया को एक ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे एक बार फिर से इंसान का इवैल्यूएशन होता और इंसान पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बन जाता। अनिका बड़ी ही हैरानी से रोहित की हर बात सुन रही थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मगर इंसान को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति ही तुम्हारी माँ के लिए एक श्राप साबित हुई। तुम्हारी माँ ने जो आविष्कार किया था वो गलत लोगों की नजरों में आ गया था, जिनका मकसद था कि शक्ति हासिल करने के बाद वो पूरी दुनिया पर कब्जा करे। मगर तुम्हारी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया और वो शक्ति गलत लोगों के हाथ चढ़ जाए उससे पहले तुम्हारी माँ ने अपने आप को खत्म कर देना ही बेहतर समझा। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसकी बातें सुन अनिका हैरान हो गई थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित जो बातें कह रहा था वो सच थी। रोहित की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की माँ किसी तरह की मसीहा थी जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका कुछ वक्त के लिए बिल्कुल सुन पड़ गई। अनिका मन ही मन में अपनी माँ के बारे में और भी गहरी सोच में डूब गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिका ने रोहित से पूछा, वो आविष्कार क्या था? मेरा मतलब है, क्या थी वो चीज जो दुनिया को बदल सकती थी? पर रोहित ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका से कहा, V16 पावर ड्रग। ये नाम सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने रोहित से पूछा, V16 पावर ड्रग, ये क्या चीज है? अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका से कहा, V16 पावर ड्रग क्या है, ये डिटेल्स में मैं अभी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। तुम एक बेहतरीन डॉक्टर हो। मेडिकल साइंस और उससे रिलेटेड ड्रग्स को तुम इस दुनिया के किसी भी और डॉक्टर या साइंटिस्ट से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये एक तरह की जादुई दवाई थी जो मरे हुए इंसान की रगों में भी फिर से खून दौड़ा सकती थी। ये इंसान को सुपरमैन बना सकती थी। एक इंसान के अंदर 100 जंगली हाथियों की ताकत डाल सकती थी और उसके दिमाग के अंदर बिजली का करंट पैदा कर सकती थी, जिससे वो इंसान आम इंसान के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा तेजी से सोच सकता था। ये कहो कि इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर में बदल सकता था। अनिका जैसे जैसे पावर के बारे में रोहित से सुनती गई, अनिका की हैरानी बढ़ती गई। एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ के बारे में जितना भी मैं जानता हूँ वो सारी की सारी बातें मैंने या तो तुमसे सुनी है या तो हम जिस वक्त V16 पावर ड्रग को दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी माँ के बारे में जानी थी। रोहित ने अभी अभी अनिका से जो बातें कही थी वो बार बार अनिका की जहन में घूम रही थी। अनिका कहीं से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो अनिका को अपने अतीत से जोड़ सके, मगर बार बार अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद अनिका को कोई कड़ी मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रोहित से पूछा, और V16 पावर ड्रग वो कहाँ है इस वक्त? अनिका का ये सवाल सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग बदलने लगा। रोहित ने अनिका को जो कहानी बताई थी उस कहानी के बहाव में आकर रोहित ये भूल गया था कि उसे अनिका को V16 पावर ड्रग के बारे में नहीं बताना चाहिए था। रोहित और अनिका ने ठान लिया था कि वो V16 पावर ड्रग को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से छुपा कर रखेंगे, लेकिन आज कहीं न कहीं रोहित ने अपने आप से और अनिका से ही किया हुआ वादा तोड़ दिया था। भले ही रोहित ने ये बात अनिका से कही थी, मगर इस वक्त जो अनिका रोहित के सामने खड़ी थी वो पुरानी अनिका नहीं थी और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि V16 पावर ड्रग के बारे में अगर वो अनिका को सारी सच्चाई बता देगा तो हो सकता है कि अनिका की जिंदगी में एक नया भूचाल आ जाए। रोहित ये भी नहीं चाहता था
कि अनिका की इस कंडीशन का फायदा उठाकर कोई भी इंसान अनिका से V16 पावर ड्रग का राज जान सके। रोहित को V16 पावर ड्रग की सच्चाई अनिका से छुपानी थी, इसलिए अपनी बात बदलते हुए रोहित ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, V16 पावर ड्रग जितना चमत्कारी आविष्कार है उतना ही इस दुनिया के लिए श्राप साबित होने वाला आविष्कार भी है। इसलिए दुश्मनों के हाथ से V16 पावर ड्रग बचाने के बाद हमने आखिरी बचा हुआ V16 पावर ड्रग हमारे बेटे एलेक्जेंडर की जान बचाने में इस्तेमाल कर दिया। हमें V16 पावर ड्रग के डोज के जरिए दूसरी डोज बनाने की कोई कोशिश नहीं की और इसी तरह V16 पावर ड्रग इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। रोहित ने भले ही ये बात बड़े ही कॉन्फिडेंस से अनिका को कही थी, मगर कहीं न कहीं अनिका को रोहित की आंखों में एक अजीब सी झिझक दिखाई दे रही थी। अनिका को रोहित की इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। अनिका बार बार अपनी माँ के बारे में सोचकर मन ही मन कुछ सोचती रही। रिया ने अनिका से जो बात कही थी वो बात भी अनिका के दिमाग में तेज होने लगी थी। एक बार के लिए अनिका ने ये भी सोचा कि कहीं रिया की बात सच तो नहीं थी। अगर अनिका की माँ सचमुच इतनी बड़ी जीनियस थी तो क्या सचमुच अनिका की माँ ने सालों पहले कोई टाइम मशीन बनाया था जिसके जरिए वो आज अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी माँ की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? अनिका की ये बात सुनते ही रोहित दंग रह गया। अपनी माँ के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद अनिका किसी न किसी तरह अपनी माँ से जुड़ना चाहती थी। अनिका को नहीं पता था कि अनिका के माँ से जुड़ने का उसके पास क्या रास्ता था। जो माँ सालों पहले गुजर चुकी थी, अनिका उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानना चाहती थी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में आया कि जब अनिका अपनी यादाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी तब बच्चों ने अनिका को वो वीडियोज दिखाए थे, जो वीडियोज बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ टाइम एक्सपेंड करते हुए निकाले थे। वेकेशन के वीडियो रिया के द्वारा ली हुई रील्स बगैर देखने के बाद ही अनिका को ये पता चला था कि यादाश्त खोने से पहले रोहित और अनिका किस तरह से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारा करते थे। पुराने वीडियोज की वजह से ही ये कहा जा सकता था कि अनिका अपने परिवार के साथ वापस जुड़ पाई थी। कहीं न कहीं उन्हीं वीडियोज के कारण अनिका दोबारा इन सब पर भरोसा कर पाई थी, नहीं तो उसे सब कुछ अनजान और अजीब लगने लगा था। जब से अनिका को होश आया था, जो चेहरे अनिका के लिए बिल्कुल अनजान बन चुके थे, उन चेहरों के साथ अनिका ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। ये बातें अनिका को बच्चों के दिखाए हुए वीडियोज और फोटोग्राफ्स के सहारे ही पता चली थी। यहाँ तक कि अनिका तो ये भी भूल चुकी थी कि वो खुद कौन थी। अनिका कैसे बोलती थी, कैसे चलती थी, ये सारी बातें भी अनिका ने कहीं न कहीं उन वीडियोज के जरिए ही पता की थी। उन वीडियोज का अनिका पर बहुत गहरा असर हुआ था। यही कारण था कि आज अनिका कहीं न कहीं अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त गुजार पा रही थी। वीडियोज वाली बात अनिका के दिमाग में आई तो अनिका ने रोहित की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी माँ की कोई वीडियोज है? अनिका की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई वीडियोज तो नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की निशानी कहने के लिए मनाली में एक पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसका नाम है अनिकरण फार्मास्यूटिकल, जो तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से तुम्हारे और तुम्हारे पापा करण गुलेरिया के नाम को जोड़कर एस्टेब्लिश की थी। मगर पिछले कई सालों से वो कंपनी बंद पड़ी है और वहाँ भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जोड़ पाए। रोहित की ये बात सुनने के बाद अनिका और भी ज्यादा परेशान नजर आने लगी। रोहित भी मन ही मन कुछ सोचने लगा। अचानक तभी रोहित को एक बात याद आई। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे तो मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही जो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जुड़ने में मदद कर सके। तुम्हारी माँ की कुछ तस्वीरें हैं लंदन में रेखा मौसी के पास, और कुछ तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले हमने गुलेरिया हाउस के उस कमरे में देखी। मगर इसके अलावा बस एक चीज है जिसे तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी कहा जा सकता है। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके चुप होते ही अनिका के कान खड़े हो गए। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अनिका ने बिना वक्त गंवाए रोहित से कहा, क्या है वो चीज? मैं अभी के अभी उसे देखना चाहती हूँ।
अनिका के चेहरे पर बेसब्री देखकर रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वो चीज देखी नहीं जा सकती, बल्कि वो चीज सुनी जा सकती है। रोहित ने पूरी रात सनी के साथ अस्पताल में गुजारी थी। रोहित के चेहरे पर काफी ज्यादा थकावट नजर आ रही थी। बावजूद इसके रोहित ने अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर ये याद करने की कोशिश की थी कि ऐसी कौन सी चीज थी जो अनिका को अपनी मां के साथ जोड़ सकती थी। तभी रोहित को याद आया कि अनिका के पास अपनी मां की एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो मरने से पहले स्वाति मल्होत्रा ने अपनी बच्ची के लिए छोड़ी थी। बचपन में दिन रात अपनी मां को मिस करते हुए अनिका ने वो रिकॉर्डिंग सुनकर गुजारी थी। अनिका और रोहित की शादी के बाद भी कई बार अनिका रात को सोने से पहले अपनी मां की आवाज सुनकर अपनी मां को याद किया करती थी। उस वक्त रोहित ने भी अनिका से वो रिकॉर्डिंग अपने फोन में लेकर उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल हिफाजत से अपनी ड्राइव पर स्टोर किया था, ताकि अगर अनिका से उसका फोन गुम हो जाए या किसी भी तरह से वो रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो रोहित के पास भी उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी हो। अनिका ने ये रिकॉर्डिंग वैसे तो कई बार सुनी थी, मगर याददाश्त खो चुकी अनिका को रोहित अपनी मां की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता था, ताकि किसी भी तरह से अगर अनिका के जहन में उसकी मां की वो आवाज कैद थी, वो फिर से बाहर निकल सके। रोहित को इस वक्त यही एक तरीका नजर आ रहा था और रोहित ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जो अनिका को अपने अतीत के साथ जोड़ सके। कुछ देर तक अपने मोबाइल फोन में सर्च करने के बाद रोहित ने अनिका का फोन अपने हाथ में लिया और अनिका के फोन में वो रिकॉर्डिंग ट्रांसफर की। अनिका का मोबाइल फोन ब्लूटूथ पर कनेक्ट करने के बाद रोहित ने वो ब्लूटूथ ईयरपीस अनिका की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनो, एक बार सुन लो तुम्हारी माँ की आवाज। बस ये एक ही रिकॉर्डिंग है जिसमें तुम्हारी माँ की आवाज आज भी इस दुनिया में जिंदा है। इतना कहने के बाद रोहित चुपचाप अनिका को देखने लगा। अनिका अपनी माँ की आवाज सुनने के लिए बिल्कुल बेसब्र थी। अनिका ने जल्दी से वो ब्लूटूथ ईयरपीस अपने कानों में लगाया, मगर इससे पहले कि अनिका उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करती, अनिका की नजर रोहित के मोबाइल फोन पर फ्लैश होने वाले नंबर पर पड़ी। रोहित के मोबाइल फोन पर इंस्पेक्टर गिरीवाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर इंस्पेक्टर गिरीवाल का नाम पढ़कर अनिका के साथ साथ रोहित भी काफी हैरान हो गया। अनिका के हाथों में उसका मोबाइल फोन और ब्लूटूथ ईयरपीस थमाने के बाद रोहित ने कॉल रिसीव किया और अनिका से कुछ दूरी पर चला गया। रोहित इतनी धीरे से बात कर रहा था कि अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ बातें करते हुए रोहित के चेहरे का रंग बदलने लगा था। अचानक थके हारे रोहित के चेहरे पर एक अलग ही किस्म का जुनून दिखाई देने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ कुछ देर तक बात करने के बाद अचानक ही रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका के हाथों में अपनी मां की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, मगर अनिका को रोहित को इस तरह बातें करते हुए देखकर काफी हैरानी हो रही थी। इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ पूछ पाती, रोहित ने अनिका को अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, तब तक तुम ये रिकॉर्डिंग सुनो। ये कहने के बाद इससे पहले कि अनिका रोहित को रोक पाती, रोहित सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन गेट से बाहर निकल गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल और रोहित के बीच क्या रिश्ता था। ऐसी कौन सी बात थी जो रोहित अनिका से छुपा रहा था। इंस्पेक्टर के साथ बात करने के बाद रोहित अचानक ही प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गया। ये सारी बातें अनिका को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंस्पेक्टर गिरीवाल मासूम लोगों के खून को एक अलग ही एंगल देकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी सोच को दबा देना चाहता था, उस इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ रोहित का क्या संबंध था। अनिका भले ही अपनी याददाश्त खो चुकी थी, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ बातें करने के बाद अब तक अनिका को इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल एक करप्ट किस्म का इंसान था। एक तरफ मासूम कुसुम की जान गई थी और दूसरी ओर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने इसको अलग ही एंगल देकर कुसुम की मौत का पूरा दोष उसकी मरी हुई मां पर डालना चाहता था। जो बातें याददाश्त खो चुकी अनिका को दिखाई दे रही थी, क्या वो बातें रोहित नहीं देख सकता था, या फिर रोहित अनिका से कोई ऐसी बात छुपा रहा था जो अनिका को रोहित के असली चेहरे से काफी दूर ले जा रहा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के एलिवेटर का दरवाजा खुला, रोहित तेजी से लिफ्ट से निकलकर एग्जिट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित को इतनी तेजी से बाहर जाते हुए देखकर आसपास के स्टाफ का दिल बैठने लगा था।
रोहित को इतनी तेजी से बाहर निकलता हुआ देखकर स्टाफ वाले ये सोच में पड़ गए कि कहीं हॉस्पिटल में सनी के ऊपर कोई इमरजेंसी तो नहीं आई थी। अब तक हॉस्पिटल से इतनी खबर तो पूरे स्टाफ वालों में फैल गई थी कि सनी कोमा में चला गया था, मगर रोहित को इतनी तेजी से बाहर निकलता हुआ देखकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मगर कोई रोहित को कुछ पूछे उससे पहले रोहित तेज कदमों से मेन गेट से बाहर निकल गया। रोहित को इतनी तेजी से बाहर आते हुए देखकर दरबान ने रोहित को सैल्यूट किया और तुरंत सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम के रोहित के ड्राइवर को मेन एंट्रेंस पर आने को कहा। लगभग 1 मिनट के अंदर रोहित का ड्राइवर रोहित की कार लेकर मेन एंट्रेंस पर आ पहुंचा। इस बार दरबान ने भी अपने कान तेज कर लिए थे। रोहित जैसे ही कार के अंदर बैठा, दरवाजा बंद होने से पहले रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, पुलिस स्टेशन चलो। ये बात दरबान ने अच्छी तरह से सुन ली थी। रोहित का ड्राइवर तेजी से कार पुलिस स्टेशन की ओर ले जाने लगा। सारे रास्ते रोहित गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी, मगर रोहित की आंखें कह रही थी कि अभी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रोहित की कार जैसे ही पुलिस स्टेशन आकर रुकी, रोहित तेजी से कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही रोहित का इंतजार कर रहा इंस्पेक्टर गेरीवाल दबी हुई और धीमी आवाज में रोहित से कहने लगा, सर माफ कीजिएगा, मगर हमें यहाँ से कुछ दूर चलकर बात करनी होगी। वो क्या है ना कि पुलिस स्टेशन में खुलेआम मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, पर वहाँ जाने के लिए मैं पुलिस की ड्यूटी जीप भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित ने अपना सिर इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखकर हाँ में हिला दिया। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर से कहा, देखो कुछ देर के लिए तुम यहाँ मोर्चा संभालो, मैं सर के साथ होकर आता हूँ। उस लेडी इंस्पेक्टर ने भी दबे हुए होंठ से इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर देखकर और हाँ में अपना सर हिला दिया। इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित के साथ कार में बैठकर पुलिस स्टेशन से निकल गया। पुलिस स्टेशन से कुछ दूर जाकर रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हैरान होकर कार को ब्रेक लगाई। ड्राइवर ने देखा कि आसपास कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल और घाट नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित को बीच जंगल में क्या काम था। तभी रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर उतर जाओ, आने जाने वाली गाड़ी में से लिफ्ट लेकर तुम होटल वापस चले जाओ, यहाँ से कार मैं ही ड्राइव करूंगा। रोहित की ये बात सुनकर ड्राइवर काफी हैरान रह गया, मगर रोहित मारवा से कोई सवाल पूछने का हिम्मत उसे ड्राइवर में नहीं थी। रोहित की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए ड्राइवर कार से उतर गया। जैसे ही रोहित बैक सीट से उतरकर ड्राइविंग सीट पर जाने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोलने लगा, ड्राइवर के बगल में बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, अरे साहब, आप कहाँ तकलीफ उठा रहे हो? इतना बड़ा आदमी अगर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा और मैं तो मजे से पैसेंजर सीट पर बैठूंगा तो 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी। साहब, ये ड्राइविंग का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ड्राइवर के उतरने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी को गहरे जंगलों की तरफ आगे बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद रोहित को बीच जंगल में एक पानी का बड़ा सा झरना नजर आया। इंस्पेक्टर ने ठीक झरने के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाई और रोहित से कहा, आ गई हमारी मंजिल। कार से उतरने के बाद रोहित को एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कार का दरवाजा बंद करते हुए रोहित से कहा, आइए सर, मेरे पीछे आइए। इंस्पेक्टर गेरीवाल झरने के पास बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए उस पुरानी सी झोपड़ी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रोहित भी बड़ा ही संभल कर पत्थरों से होते हुए जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी सी लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, रोहित ने देखा कि अंदर एक छोटी सी कुर्सी पर शर्मिला को बांधा गया था। जंगलों के बीचों बीच छोटी सी झोपड़ी पर जब इंस्पेक्टर गेरीवाल ने दरवाजा खोला, तब रोहित ने देखा कि एक चेयर पर शर्मिला को बांधा गया था। शर्मिला के हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए थे और उसके मुंह में एक कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से शर्मिला चिल्ला न सके। शर्मिला की हालत काफी ज्यादा नाजुक लग रही थी। शर्मिला को ऐसी हालत में देखते ही रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर देखकर पूछा, क्या तुमने इस पर कोई जोर जबरदस्ती की है? तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने मुस्कुराते हुए रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, आप एक तो काम इतने खतरनाक देते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि जोर जबरदस्ती भी ना करें हम। अरे शिकार को काबू करने के लिए उसे पहले डराना पड़ता है, 1-2 हाथ मारना भी पड़ते हैं,
तभी तो शिकार काबू में आता है। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। शर्मिला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आधी बेहोश थी। रोहित ने जब उस टूटी फूटी झोपड़ी में चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस झोपड़ी में कहीं पानी की बोतल भी नजर नहीं आ रही थी और कहीं खाने का इंतजाम भी नहीं किया गया था। ये देखते ही रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, ये क्या है? तुमने इसे यहाँ पर भूखा प्यासा ही छोड़ दिया, अगर इसे कुछ हो जाता तो? रोहित की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, आप जैसे बड़े बड़े लोगों की यही बात मुझे सीखनी चाहिए। आप अगर किसी को फटकार भी लगाते हो तो बड़े ही प्यार से। अरे हम तो किसी को आंख दिखाते हैं तो भी लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, मगर आपकी इन्हीं अदाओं की वजह से आप लोग जिन लोगों का खून चूस चूस कर इतने अमीर बने हैं वो लोग भी आपके गुणगान करते रहते हैं। बस आप जैसे बड़े लोगों की यही स्टाइल मुझे भी सीखनी है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बेतुकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रोहित धीरे से शर्मिला के पास गया और बड़े ही आराम से रोहित ने शर्मिला के मुंह से कपड़े का टुकड़ा निकाला। शर्मिला की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक लग रही थी, उसका पूरा शरीर कमजोर लग रहा था। पिछली रात से ही शर्मिला ने कुछ नहीं खाया पिया था, ऊपर से वो भाग भाग कर आज सुबह हर तरफ अपने भाई को ढूंढ रही थी, जिसमें उसकी आधी से ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई थी। शर्मिला की हालत देखकर रोहित को थोड़ा बुरा लगा, पर तभी उसे सनी का चेहरा याद आ गया। सनी का चेहरा याद आते ही रोहित को वो बात याद आ गई जब सनी ने भी 16 पार्ट ड्रग की बात कही थी। रोहित इस वक्त शर्मिला की ओर देखे जा रहा था। आधी बेहोश शर्मिला ने जब अपनी नजरें उठाकर रोहित की ओर देखा तो वो पहले से भी ज्यादा घबराई हुई नजर आने लगी थी। शर्मिला की आंखों में रोहित ने इस तरह का डर देखकर रोहित ने शर्मिला से कहा, देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें किसी खास काम से यहाँ बुलाया है। मेरा मकसद तुम्हें किडनैप करने का या तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगा तुम बस मुझे उसका जवाब दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। रोहित की ये बात सुनकर शर्मिला की सांसें तेज होने लगी थी। शर्मिला काफी कमजोर नजर आ रही थी, मगर कमजोरी में भी शर्मिला ने अपने शरीर की सारी ताकत लगाते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। शर्मिला की ये बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। जब हैरानी से रोहित ने अपने पीछे खड़े इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखा तो इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए रोहित से कहा, अरे साहब, आपने जब मुझे बताया कि शर्मिला से पूछताछ करनी है आपको, तो मैं अपना सारा काम काज छोड़कर स्पेशली आपकी ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाला था, मगर तभी मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन के गेट पर ये शर्मिला खड़ी थी। इस लड़की का चेहरा देखते ही मैंने ऊपर वाले से कहा कि आज तो अगर मैं कुछ और भी मांग लेता तो मुझे जरूर मिल जाता, वो भी बिना किसी एफर्ट डाले। ये सुन रोहित ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मिला पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी? रोहित की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल ये पुलिस स्टेशन ही आ रही थी अपने खोए हुए भाई की रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर रोहित चौंक गया था। वहाँ चेयर पर बंधी हुई शर्मिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे भाई को कुछ मत करना, उसका कोई कसूर नहीं है। शर्मिला की हालत देख रोहित तो पहले से ही शर्मिला के लिए बुरा फील कर रहा था, पर जब उसने शर्मिला के भाई के बारे में सुना तो रोहित को अंदर से और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, सर, अगर इसके भाई की रिपोर्ट में लिख देता और उसके बाद इससे पूछताछ के लिए अपनी सीक्रेट हिरासत में लेता तो कानूनी तौर पर कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते, और आप तो जानते हैं कि मैं कानून को अपने हाथों में लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए इससे पहले कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर आए और अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएं और ये पूरा का पूरा मामला ऑफिशियल हो जाए, मैंने उसे वही धर दबोचा और अपनी लेडी इंस्पेक्टर की मदद से इसे बड़ी ही आराम से और प्यार से यहाँ शिफ्ट करवा दिया। इतना कहने के बाद गिरीवाल ने आगे कहा, साहब, ये इलाका पूरी तरह से सुनसान है, आप यहाँ पर इस लड़की के साथ जिस तरह की पूछताछ करना चाहते हैं बेफिक्र होकर लीजिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित के पास आकर रोहित के कानों में कहने लगा, अरे यहाँ से तो इस लड़की की चीख पुकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, आप आराम से इस लड़की के साथ पूछताछ कर सकते हैं, बाकी पूछताछ करने की फीस तो आप मुझे दे ही चुके हैं। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल जोर जोर से हंसने लगा।
इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित को क्या कहना चाहता था ये रोहित बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ऐसी गिरी हुई बात सुनकर रोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल की हंसी को बीच में काटते हुए रोहित ने अपनी आवाज साफ करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, तुम एक काम करो, बाहर जाकर खड़े रहो, मैं इस लड़की के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। रोहित की ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने एक हाथ से अपना माथा खुजलाते हुए शैतानी मुस्कुराहट देते हुए इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, ठीक है साहब, जैसा आपका हुक्म, मगर साहब पूछताछ जरा आराम से कीजिएगा। वो क्या है ना कि लड़के की उम्र भी बहुत कम है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनते ही रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल को जोर से डांट लगाते हुए कहा, जस्ट शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। रोहित की डांट सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हल्के से सीटी बजाते हुए रोहित को सैल्यूट करके कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मगर आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं यही बाहर खड़ा हूँ, आप कर लीजिए जितनी चाहे उतनी पूछताछ। इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे से उस लड़की की झोपड़ी से बाहर चला गया और बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया। मगर बाहर जाने के बावजूद इंस्पेक्टर गिरीवाल बाहर लकड़ी के दरवाजे पर कान लगाकर अंदर हो रही बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। अंदर रोहित ने बड़े ही आराम से शर्मिला के हाथ पर बंधी हुई रस्सियां खोलते हुए शर्मिला से कहा, देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जितना सवाल तुमसे करूं उतना सीधा सीधा जवाब दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाथ खोलते ही शर्मिला ने पहले तो अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए रोहित से कहा, प्लीज मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो, मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा है। शर्मिला की बातों में और उसकी आवाज में काफी दर्द नजर आ रहा था। रोहित शर्मिला की बातें सुनकर काफी हैरान हो रहा था। रोहित ने अपने दोनों हाथ शर्मिला के हाथ पर रखते हुए कहा, देखो, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानता तुम्हारा भाई कहाँ है। मैं तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हो सकता है तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो, वो वापस घर लौट आएगा। रोहित की बात सुनते ही धीमी और दबी हुई आवाज में शर्मिला ने जवाब देते हुए कहा, मेरा भाई सालों से बिस्तर से अपना पाँव नीचे नहीं रख पाया है, वो चल फिर नहीं सकता, वो बेबस और लाचार है, उसका कोई कसूर नहीं है। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा सर। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला ऐसा क्यों समझ रही थी कि रोहित ने उसके भाई को किडनैप किया था। शर्मिला की मजबूरी समझते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में शर्मिला से कहा, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मगर बस तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। शर्मिला, शायद तुम नहीं जानती, मगर सनी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शर्मिला ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सनी के साथ क्या हुआ था, मगर इस वक्त शर्मिला सनी से भी ज्यादा अपने भाई के लिए परेशान थी। शर्मिला ने फिर से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा हाथ उठ गया। मेरा मकसद सनी सर को सबके सामने बेइज्जत करने का नहीं था, मगर सनी सर ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। शर्मिला की बात सुनकर रोहित भी काफी हैरान हो गया। रोहित जानना चाहता था कि आखिर शर्मिला और सनी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि सनी की मानसिक स्थिति पर इतना गहरा असर हुआ था। रोहित ने भी शर्मिला की चेयर के सामने घुटनों के बल बैठते हुए शर्मिला से पूछा, क्या कहा था सनी ने तुमसे? तभी शर्मिला ने धीमी और अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सर, सनी सर ने मुझे पैसों के लिए धंधा करने वाली एक लड़की कहा था, जो सुनने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हाथ उन पर उठ गया और कब मैंने सनी सर को तमाचा मार दिया। जब रोहित ने शर्मिला की ये बात सुनी तो रोहित को सनी की इस बात पर काफी एम्ब्रेसमेंट फील हो रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि सनी शर्मिला के लिए क्या फील करता था और शायद किसी बात की जलसी के कारण ही सनी ने शर्मिला को ये बात कही होगी। रोहित इस बात की कदर करता था कि चाहे लड़का लड़की के लिए कुछ भी फील करता हो, मगर अगर लड़की उसे नहीं चाहती तो लड़की के पास पूरा अधिकार था कि वो उसके प्रपोजल को ठुकरा दे। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सनी शर्मिला के साथ इस तरह की गिरी हुई बात करे। अपने भाई के किए की माफी मांगते हुए रोहित ने शर्मिला से कहा, देखो, सनी ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर सनी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था ये मुझे भी नहीं पता था। सनी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, सनी ने आज तक कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया, मगर पता नहीं पिछले कुछ दिनों से उसे क्या हो गया था, काफी बहकी बहकी बातें कर रहा था।
इतना कहने के बाद रोहित ने शर्मिला से आगे कहा, देखो शर्मिला, अगर तुम सनी को पसंद नहीं करती तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और मैं तुम्हें अपने भाई की इस हालत के लिए जिम्मेदार भी नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में क्या सनी ने तुमसे कोई ऐसी बात कही थी जो काफी अजीब हो। मेरा मतलब है कोई ऐसी बात जो सनी पाना चाहता था मगर उसे मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे सांस लेती हुई शर्मिला ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सनी सर पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मुझसे शादी की बातें ही कर रहे थे, हमारे बीच और कोई बात नहीं हुई थी। शर्मिला की बात खत्म होते ही रोहित ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई ऐसी चीज जो सनी हासिल करना चाहता था, जैसे कि कोई शक्ति जो वो हासिल करना चाहता था। रोहित की बात सुनने के बाद भी कुछ वक्त तक शर्मिला बिल्कुल खामोश रही। जब रोहित को लगा कि शर्मिला रोहित की पूरी बात समझ नहीं पा रही थी तो रोहित ने भी खुलकर शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ये बताओ कि क्या पिछले कुछ दिनों में सनी ने तुमसे कभी भी V16 पार्ट ड्रग के बारे में कोई बात की थी? रोहित के मुंह से V16 पार्ट ड्रग का नाम सुनते ही शर्मिला के चेहरे का रंग उड़ गया था।